Hey everyone, once again welcome back to my channel Excel in Psychology. Myself Amisha शर्मा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो साइको डायग्नोस्टिक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि आपके सामने कोई डिसऑर्डर वाला पर्सन है। वो आपको कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसका नेचर है, जो उसका प्रॉब्लम वो फेस करता है, तो उसके जो प्रॉब्लम का नेचर है उसको समझना, ठीक है। और उसकी प्रॉब्लम के लिए उसका डायग्नोस ढूंढना, ठीक है, उसको डायग्नोस करना। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने बने रहें। ये आपकी खाली थियोरिटिकल नॉलेज के लिए नहीं है, ये इसको आप प्रैक्टिकली लाइफ में भी अपना यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं। देखो, साइको डायग्नोस्टिक का मीनिंग मैंने समझा दिया कि आपके सामने कोई डिसऑर्डर वाला पर्सन है, उसका नेचर समझना कि वो जो डिसऑर्डर है उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके नेचर को समझकर प्रॉब्लम के उसके बाद उसको डायग्नोस करना। तो उसमें इन्होंने दे रखा है कोर्चिन एंड जो आपका शर्लबर्ग है। मैं इसको, हाँ जी, एक मिनट। तो ये जो आपका है कोचिन और जो आपका शलबर्ग है, तो इसने क्या बोला था कि इसने साइको डायग्नोस्टिक का प्रोसेस को डिफ़ाइन किया। और वो क्या डिफ़ाइन किया था कि यूज़ आ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस आपके यूज़ होते हैं। इंटेंडेड इंटेंडेड टू टॉप वेरियस एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शंस। जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस के एरियाज़ आपके इंटेंडेड इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल दोनों पर आपके होते हैं साइको डायग्नोस्टिक। इसमें आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक के साथ साथ आपकी ऑब्जेक्टिव और जो आपके टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड्स, वो आपके यूज़ होते हैं, ओके। इसमें जो भी आपका रिज़ल्ट इंटरप्रेट होता है वो आपका सिंबॉलिक साइंस में भी होता है और आपका स्कोरेबल रिस्पॉन्सेस भी इसके होते हैं, ठीक है। तो आपका जो लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया है कोर्चिन और शर्लबर्ग ने, वो बताया है विद द गोल ऑफ डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल्स इन पर्सनल लॉजिकल रैदर दैन नॉर्मेटिव टर्म्स, कि नॉर्मेटिव टर्म्स की बजाय जो इनके पर्सन लॉजिक है उसको ज़्यादा इंडिविजुअल है कि उसको ज़्यादा आपका क्या किया जाता है, इसमें डिस्क्राइब करना होता है, ओके। ये नहीं है कि हाँ भाई आपके जिसको नॉर्मेटिव यानी जो इंडिविजुअली है उसकी जो इंटर होता है, जिसको मैं बोलती हूँ हमेशा, जो उसके अंदर की इंट्यूशन होती है, जो लेटेंट थॉट्स फीलिंग्स होते हैं, उसको बाहर निकालना, ठीक है। क्योंकि जब तक आपकी जो इंडिविजुअल है जिसको डिसऑर्डर है उसकी लेटेंट फीलिंग्स नहीं निकल सकती है, तब तक आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको अच्छे तरीके से डायग्नोस नहीं कर सकते हो। तो ये पॉइंट हमारे कोर्चिन एंड हमारे शर्लबर्ग ने दिए थे, ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था कि साइको डायग्नोमिक्स, इसमें क्या है कि आपको क्लिनिकल असेसमेंट के लिए आपका जो साइको डायग्नोमिक्स है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, ओके। यानी मान लो कि क्लिनिकल असेसमेंट, आपके सामने कोई डिसऑर्डर वाला पर्सन है, आप उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए, सिंपल सी बात, आप साइकेट्रिस्ट के पास उसको लेकर गए तो उसका तो क्लिनिक होगा, तो आप उसको क्लिनिकल वो असेसमेंट करेगा उसकी पर्सनालिटी का। तो क्लिनिकल असेसमेंट, और खाली मैं हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि खाली असेसमेंट से, मैंने पिछले वीडियोस में भी ये बताया था कि आप उसका डिसऑर्डर को नहीं डायग्नोस कर सकते हो। असेसमेंट के साथ साथ आपको जो टेस्ट होते हैं उनको भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपकी साइको डायनेमिक्स। ये नहीं कि हाँ भाई आपने बता दिया, आपके सामने कोई क्लाइंट है आपके साथ, तो आपने बता दिया कि हाँ हाँ ये असेसमेंट करके इनको ये दिक्कत है, आप इसके साथ रहिए। नहीं नहीं, आपको टेस्ट भी लेने पड़ेंगे। मान लो कि किसी को न्यूरोलॉजिकल कुछ चीज़ें हैं जो वो अच्छे तरीके से याद नहीं कर पा रहा है, मेमोरी वीक है उसकी, ठीक है। तो आप उसके साथ ये नहीं कि हाँ भाई आप उसका असेसमेंट कर देंगे, देखो इनके साथ पास्ट में कुछ हुआ
होगा इस वजह से, आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। आप उसको बोलो कि हाँ भी असेसमेंट से कुछ नहीं होगा, टेस्ट जैसे एमआरआई उसकी कराई आपने, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डिसऑर्डर जो होता है उसके लिए आपके असेसमेंट के साथ साथ टेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट आपके होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कि तो इसमें जो क्लिनिशियन होता है जिसके पास आप अपने पेशेंट को लेकर गए हो, उसका सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्लिनिशियन आपका डिटरमाइंड है, जिसको बोलते हैं डिटरमिन्ड है, कि हाँ भाई वो ये करना चाहता है कि बस मुझे इसका वो, बिकॉज कुछ क्लिनिशियन ऐसे होते हैं कि उनको ना बस वो खाली असेसमेंट करके ही और उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्लाइंट को, क्योंकि उनको तो बस हाँ भाई पैसे मिले होते हैं कि हाँ भाई हमें तो पैसे मिल रहे हैं। बहुत ऐसे माइंडसेट के होते हैं, ये अलग अलग क्लिनिशियन के माइंडसेट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो दोनों ही, मैं दोबारा बताती हूँ, टेस्ट और असेसमेंट दोनों ही आपके जो क्लाइंट है जो भी है उसकी इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें जो मेन रोल होता है वो आपका क्लिनिशियन का होता है। ओके, एक मिनट। तो उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट, सबसे पहले कैसे हम एक जो भी हमारे पास एक क्लाइंट होता है उसके हम कैसे डायग्नोस करते हैं, हम इसके स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो क्लिनिशियन होता है वो डाटा को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। ऑल्दो हम कह सकते हैं कि इसमें जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उसका भी यूज़ करते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि क्लिनिकल असेसमेंट में आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मान लो कि मेरे सामने एक क्लाइंट है, तो मैं उस क्लाइंट की पूरी जो डाटा है वो कलेक्ट करेंगे, वो कहाँ से आया है, उसका क्या सोशियो बैकग्राउंड है, उसका क्या इकोनॉमिक कल्चर बैकग्राउंड है। तो पहले मैं उसकी केस हिस्ट्री जो भी है उसका डाटा कलेक्ट करूँगी। उसके बाद पर्सपेक्टिव उसके जो भी होते हैं, जैसे मैं उसका प्रोजेक्टिव टेस्ट लूँगी, कुछ उसके सामने ये बोलूँगी कि देखिए आप कुछ चीज़ बनाइए जो आप बनाना चाहते हैं, तो मुझे उस ड्राइंग से मैं उसकी मेंटल स्टेट को पहचानूँगी। उसके बाद मैं उसका इंटरव्यू लूँगी, और इंटरव्यू क्या होता है, अंदर के व्यू को जानना, उस बंदे के जो लेटेंट उसके हिडन जो थॉट्स है उसको पहचानना। ठीक है, उसके बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करूँगी, वो बाहर गया है तो उसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि हाँ भाई मतलब मैं उसके पीछे लगी हुई हूँ कि वो प्लेग्राउंड में हर चीज़ में उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी। लाइक तारे ज़मीन मूवी में वो कौन है, आमिर खान उसका ईशान अवस्थी का करता था। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इससे वो आपका डाटा कलेक्ट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर टूल होता है क्लिनिशियन के लिए कि वो सबसे पहले जो भी आपका, मान लो कि आपका फ्रेंड है, वो आपसे उसका पहले और अब के कंपैरिजन में मतलब वो किसी से बोलता नहीं है, देखे तो पहले के नेचर में अब के नेचर में बहुत डिफरेंस है, तो आप इसको ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो डाटा है उसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको आपको गैदर करना पड़ेगा। ओके, और वो मैंने गैदर कैसे किया है, टेस्ट, वो उसके प्रोजेक्टिव टेस्ट, इंटरव्यूज़, बिहेवियर असेसमेंट के द्वारा। ओके, सेकंड क्या होता है कि आप जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, और उससे क्या करते हैं, जैसे हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं उसको, जैसे बाय वेरियस टेस्ट, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, इसका हम यूज़ करते हैं। तो इससे बच्चे का जो बच्चा है या फिर जो इंडिविजुअल है उसका ओवरऑल असेसमेंट करने के लिए इसमें हम पहले वाले में कलेक्ट करेंगे, दूसरे वाले में इंटीग्रेट करेंगे कि हाँ भाई मैंने यहाँ से डाटा लिया, सारा चीज़ डाटा लिया, मैंने उस चीज़ को जाना पहचाना, फिर उसको मैंने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया। ओके, ये उसमें क्या होगा, आपका डाटा इकट्ठे करने के लिए आपके जो वर्क साइकोलॉजिस्ट है जो भी है उसकी क्वालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई उसकी क्वालिटी कैसी है, इससे पता चल जाता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आपने, मैं इसमें तो तारे ज़मीन मूवी का ही मैं एग्जांपल लूँगी, इसमें भी आपने देखा होगा कि जो इसमें कौन था वो हीरो, आमिर खान।
आमिर खान ने ईशान अवस्थी की मतलब पूरी ऑब्जर्वेशन की। ये उसकी उसकी क्या है, उसके वर्क, उसकी एफिशिएंसी, टीचर की क्वालिटी बता रहा है कि टीचर की जो रियल में क्वालिटी होती है, वैसे रियल लाइफ में ऐसे टीचर्स बहुत बहुत रेयर नहीं मिलते हैं, बट उसने वहाँ उससे टीचर की क्वालिटी को बताया कि हाँ भाई ऐसे भी टीचर आपके होते हैं। उसने उसकी ऑब्जर्वेशन की प्लेग्राउंड में, उसके फ्रेंड्स के साथ उसके घर तक पहुंच गए, उसने पूरा डाटा इकट्ठा किया, उसकी कॉपीज़ वगैरह चेक की, उसके बाद उसकी जो क्या बोलते हैं उसको इंटीग्रेट करके उसकी प्रॉब्लम को समझा। तो सेम ऐसे ही क्लिनिशियन का काम होता है कि आपके सामने कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट का पहले डाटा कलेक्ट करो, डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको इंटीग्रेट करो, आप तभी एक क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। ओके, तो ये तो देखो आपकी जिसको बोलते हैं ना, ये आपकी उसकी क्वालिटी पर डिपेंड होता है। किसकी क्वालिटी पर? जो भी क्लिनिशियन है, जो भी उसका ऑब्ज़र्व करता है। अब उसमें इन्होंने बोला है जैसे आपका वो कैसे कर सकते हैं, 1 मिनट, जैसे इसमें लिख रखा है ना कि मैं आपको इसको तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, तो इसमें इन्होंने कर रखा बता रखा है कि देखो जो भी आपकी है, इफ़ कोई क्लिनिशियन गलत तरीके से ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है, अब गलत तरीके से बहुत क्लिनिशियन ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई सीरियस नहीं होता, इस वजह से कहते हो 0.7% ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो अंदर से बने हुए हैं कि हाँ भाई हमें एक बंदे की प्रॉब्लम है, वो मेंटली ठीक नहीं है, उसको हमें ठीक करना है। ये स्पिरिट वाले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है, 0.7% का उनका डाटा होता है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्लिनिशियन है ना, बहुत रॉन्ग वे ऑब्जर्वेशन के हमारे अपना उसको फॉलो करते हैं, जैसे इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशन कर देंगे, या फिर पुअरली जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं वो कंडक्ट करवा देंगे, मिस इंटरप्रेट करवा देते हैं, रिकॉर्ड लेकर आए हैं तो उस रिकॉर्ड को गुम कर देंगे सारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या फिर जिसको हम बोलते हैं एम्बिगियस स्टिमुलस। एम्बिगियस स्टिमुलस होता है नॉट क्लियर, ऐसे स्टिमुलस उनको प्रोवाइड कराएंगे जो क्लियर ही नहीं है, एम्बिगियस है, ठीक है। तो ये हमारी इसमें होते हैं। और हर एक जब भी आप किसी का डाटा कलेक्ट करते हो, उसमें दो इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ होती है, एक होती है आपकी वैलिडिटी और दूसरी आपकी होती है क्रेडिबिलिटी, ठीक है। वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी होती है। तो आरव है एक, इसने इन्होंने बोला है कि इसमें सबसे मैं आपको बताती हूँ कि आरव है जिसको जीएडी हमारे एक डिसऑर्डर होता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो क्या बोलता है कि इसमें ना उसने इवैल्यूएशन का यूज़ किया क्लिनिशियन ने, असेसमेंट के साथ साथ उसका डायग्नोज होगा। आप खाली ये नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है टेस्ट कर दिए अब उसका डायग्नोज, आप डायग्नोज टेस्ट के साथ साथ असेसमेंट करोगे तभी उसका डायग्नोज होगा, ठीक है। अब इसमें आप या फिर असेसमेंट कर रहे हो, टेस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी डायग्नोज नहीं होगा, या टेस्ट का यूज़ कर रहे हो असेसमेंट नहीं कर रहे हो तो भी अच्छे तरीके से डायग्नोज नहीं होगा। दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? कि इसमें उसने क्या किया, आप इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उसको इवेलुएट करते हो, बिहेवियर को इवेलुएट करते हो, उसकी थॉट्स कैसी हैं, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उन चीज़ों को आप इवेलुएट करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या इन्होंने बोला है कि इसमें जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, आपके पास एक क्लाइंट है, ठीक है, या उसका फिर आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से आपकी मतलब जो मेंटल स्टेटस को हम कैसे बोल सकते हैं कि उसकी हैबिट्स अच्छी हैं, वो अर्ली मॉर्निंग उठता है, वो अच्छे तरीके से हर चीज़ों को मतलब ग्रैब कर पा रहा है, इंफॉर्मेशन सीकर है, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल स्टेटस से होती है। मेंटल हेल्थ, इनसे जुड़ी जितनी भी आपकी जांच या टेस्ट होती है, ये आपके विजुअली, ये ओरली, या फिर आपके इनसे रिटन टेस्ट होते हैं। जब भी मतलब आप साइकोलॉजी टेस्टिंग करना चाहते हो या फिर किसी की मेंटल स्टेट, मेंटल हेल्थ, इनसे जुड़े जितने भी टेस्ट है वो आपके विजुअली, ओरली और आपके रिटन टेस्ट होते हैं।
इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली की इमोशनल और जो आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ होती है उसको असेसमेंट करते हैं। खाली देखो मेंटल स्टेट में खाली आपका कोग्निटिव नहीं आता है। मान लो कि आप एक टीचर हो और आप बच्चों का मैथ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, तो खाली आप उससे क्या होगा, आप बच्चे को बहुत अच्छा मतलब आप उससे मेंटल स्टेटस चेक करते हो कि किसी के अच्छे मार्क्स है कि हाँ भाई इसने मेहनत की है, ठीक है। वो एक अलग टेस्ट है। मान लो कि किसी बच्चे को अच्छी चीज़ आता हो पूरा पेपर और कोइंसिडेंटली उसके घर में किसी की डेथ हुई हो, तो उसका पेपर अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको, वो बच्चा शुरू से ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपको डायग्नोज करनी है हाँ भाई ऐसे क्या चीज़ है, बच्चा इतना अच्छा है और इसके मार्क्स कम आए, इसने यूटी अच्छे दिए थे, ऐसे क्या दिक्कत है। अब एक ऐसा टीचर हो कोई नहीं छोड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस बंदे की कोई नॉर्मल से जब उसका एकदम एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, तो बच्चे की जो या फिर इंडिविजुअली की इमोशनल स्टेट और उसकी जो कोग्निटिव स्टेट है वो आपकी चेंज होती है, तो आपको उसको डायग्नोज करना आना चाहिए और इसमें आप यही पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेंटली, यानी मेंटली क्या होता है कि कोई भी आपका फ्रेंड है, कोई भी आपका कलीग है या फिर कोई भी पेशेंट ही मान लेते हैं हम, तो पेशेंट के बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियस है हर चीज़ों को लेकर, यानी मैं उसको कुछ बोल रही हूँ मुझे सुन रहा है, उसको कुछ सेंसेशन हो रही है, उसकी मोटर स्किल कैसी है, ठीक है, उसके थॉट कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी इंसाइट, इन सब चीज़ों का एवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। वो कैसे चीज़ों को सोचता है, वो कैसे चीज़ों को परसीव करता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, मेंटली में आता है, ठीक है। उसका यहाँ तक कि उसका मूड, उसकी थिंक, उसका बिहेवियर, उसके मेमोरी, इन सब चीज़ों का हम इसमें पता लगाते हैं साइको डायग्नोस्टिक में, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली DSM-5 है जो हमारा अभी, वैसे तो पहले DSM-4 थे, अब DSM-5 है, ठीक है। इसमें DSM-5 में जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मैं हाँ एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, DSM जो 5 है वो आप मेरे चैनल पर जाकर एक्सेल इन साइकोलॉजी टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ मेरी जो भी फाइल्स है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। DSM-5 में क्या है कि लेट्स स्टार्ट। DSM-5 में क्या है कि इसमें जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका डायग्नोज होता है, ठीक है। लाइक इसमें जितने भी मतलब उनकी सारी आपकी बीमारियां होती है, उनका डायग्नोज, उनके ट्रीटमेंट्स आपको DSM-5 में मिलेंगे। अब मान लो कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप किसी के पास गए, ठीक है, उन्होंने आपसे क्या बोला कि डॉक्टर के पास गए, तो और या हम क्लिनिशियन है, मेरे पास के पेशेंट आया, उसने बोला कि मेरे सिर में दर्द है, और मैंने बोला ठीक है आप CT स्कैन कराइए, ठीक है। तो मैंने उसको CT स्कैन करा के बोला सब कुछ ठीक है और थोड़ी मेडिसिन दे दी। तो ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या देखोगे, उसका फिर दूसरे दिन आया, एक हफ्ते बाद आया, बोला मेरे सिर में दर्द ठीक नहीं है, तो अब क्या करोगे, तो खाली टेस्ट से कुछ नहीं होगा, आपने CT स्कैन कर दिया उसका, ठीक है, या फिर आपने मेंटली स्कैन है, उससे हम नहीं पता लगा सकते। आप ये देखो साइकेट्रिस्ट की क्यों नीड होती है, अब पता चला आपको कोई भी मेंटली दिक्कत है तो आप ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई आप CT स्कैन कराइए, या फिर ये क्या बोलते हैं इसको MRI वगैरह, या फिर किसी को फिज़िकल पेन है तो आप ये टेस्ट कराइए, ये जो आपकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप उसके एज ए साइकेट्रिस्ट मान लो कि उसके इमोशनली या फिर कुछ उसके लाइफ में ट्रॉमा हो, ठीक है, उसके वजह से उसको पेन हो रहा हो, तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि हाँ भाई आपका मतलब आप खाली बेसिकली मेंटली स्कैन से, टेस्ट से आप बच्चे के प्रॉब्लम को नहीं जान सकते हो। इंडिविजुअली की प्रॉब्लम को आप तभी पता लगा सकते हो कि जो ये प्रॉब्लम हुई है उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि हमेशा कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है, या अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो उस रीज़न को ही ढूंढना वो ही आपका होता है साइको डायग्नोस्टिक, कि आप उस रीज़न को ढूंढो और उस रीज़न से रिलेटेड जो भी आपके ट्रीटमेंट है वो आप दीजिए। ओके,
जैसे हम सीटी ये यो क्या बोलते हैं, ये सीटी स्कैन वगैरह इनसे नहीं, आप इससे ये भी कराइए, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके, बट उसके साथ साथ आप उसका असेसमेंट कीजिए, आप उसकी केस स्टडी कीजिए, आप उसका बिहेवियरल असेसमेंट उनको दीजिए, आप उसका प्रोजेक्टिव टेस्ट जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनका यूज़ करके बच्चे का अच्छे तरीके से डायग्नोस कीजिए, यानी उस प्रॉब्लम को ही आप हटा दो, उस प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो चीज़ हो रही है उस प्रॉब्लम को ही आप रिमूव कर दो, तो आपका पेशेंट अच्छा फील करेगा। तो आज का टॉपिक मैंने छोटी सी वीडियो रखी है, ये मतलब एक ही टॉपिक की, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से उसमें क्या बोलते हैं इसको, हम एक्सेल कीजिए टॉपिक को और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हम जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे टेस्टिंग असेसमेंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हे एवरीवन, once again welcome back to my channel Excel in Psychology. This is Amisha Sharma. Today we are going to start Unit 1, Block 1 of MPCE 012, which is going to be very important for master student, especially for clinical psychology branch. Today topic is testing, assessment and clinical practice, which we will complete in this video. Since you know that I want to teach a part of each unit, therefore you do not feel monotonous and can clear the concepts in an interesting manner. I want to say something to you before starting my video. It my request that contribute to my channel by liking, sharing and subscribing. It will be my great pleasure. Thank you. So now let's start our classes. तो आज का टॉपिक हमारा टेस्टिंग, असेसमेंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टेस्टिंग असेसमेंट, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेस्टिंग क्या होती है, साइको डायग्नोस्टिक क्या होती है। जब आपके सामने कोई बंदा है, आप उसको मतलब क्लाइंट है जिसको डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर से सफ़र करता है, तो आप उसको खाली टेस्टिंग से आप उसको डायग्नोस नहीं कर सकते हो, आपको डायग्नोस असेसमेंट के साथ भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये यूनिट, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को समझाऊंगी। देखिए, आपने अपने स्कूल में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप स्टूडेंट थे तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो टीचर थे वो आपकी यूटी या मंथली वीकली टेस्ट लेते थे। क्यों? ताकि हमें टीचर को ये पता चल सके कि कितनी नॉलेज बच्चों को एक्वायर हुई है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते थे, यूटी, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट करते थे। उसके बाद आपके सम्मेटिव, ये तो होते हैं टेस्ट, इसमें पता चलता है कि हाँ, हमने जो बच्चे को समझाया है वो बच्चे को किस लेवल तक समझ आया है। क्या आप बच्चे का इससे ओवरऑल असेसमेंट, इससे डायग्नोस कर सकते हो? नहीं ना। उसके बाद आप उनसे फॉर्मेटिव असेसमेंट इनको बोलते हैं बेसिकली, आप उसके बाद उनसे उनके मार्क्स दिखाएंगे, फिर आप उससे पूछोगे कि हाँ भी बेटा, आपके इस पोर्शन में कमी है, आप इसको डायग्नोस करो, फिर आप उसको ये ट्रीटमेंट दोगे कि आप यहाँ से पढ़िए, मैं दोबारा से आपको पढ़ाऊँगी, जो भी आप वट एवर यू वॉन्ट टू गिव। तो उसके बाद क्या होता है, आपका असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट में आपके टेस्ट आते हैं। असेसमेंट आपके ईयर नहीं होते कि हाँ भाई आपने ओवरऑल कितना सीखा है, ये होते हैं आपके असेसमेंट। उसमें आपकी डिसिप्लिन, कितना डिसिप्लिन है, ठीक है, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ कितनी है, कोग्निटिव एबिलिटीज़ कितनी है, उसमें आपका ओवरऑल असेसमेंट किया जाता है आपकी असेसमेंट में। तो ये आई थिंक आपको चीज़ समझ आ गई होगी टेस्टिंग, असेसमेंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस से। अब मैं आपको बताती हूँ टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग में क्या था कि मैं सबसे पहले इसके बारे में बताना चाहती हूँ, थिंक ऑफ इट एज द टूल्स। ठीक है, साइकोलॉजी जो टेस्ट होते हैं बेसिकली वो सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। इसमें आपके इंस्ट्रूमेंटल डिज़ाइंस होते हैं जिससे
बंदे की जो मेंटल फंक्शनिंग है, जिस भी तरीके से वो आपकी फंक्शन करते हैं उसका माइंड, उसको वो स्पेसिफाई करता है। ठीक है, मतलब उसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं मेंटल फंक्शनिंग के, उनको वो मेजर करता है। आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, लाइक आपने देखा होगा कि हाँ भाई, जैसे वो क्या मेजर करते थे, आपकी यूटी, वो आपकी आपकी कितनी नॉलेज आपने एक्वायर की, वो चीज़ें आपकी मेजर करते थे। आपकी क्या क्या कमियां हैं वो आपकी मेजर की जाती थी उसमें। वैसे ही आपकी यहाँ इसी टेस्टिंग में है। तो ये जो टेस्ट है, जैसे इसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, सिम्टम स्पेसिफिक टेस्ट, लाइक जिसमें जैसे आपकी एंग्जाइटी होती है, आपके डिप्रेशंस होते हैं, इनके कुछ आपके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या है कि ये प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारी स्क्रीनिंग पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये मैं बुक की लैंग्वेज नहीं बता रही हूँ, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से, मल्टीपल रिसोर्सेज से आपके लिए डाटा कलेक्ट किया है, वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप उसको समझ सके, ग्रैब कर सको आप। ओके, उसके बाद आप मतलब स्ट्रेंथ क्या होती है कि इसमें आपकी जितनी भी मतलब पोटेंशियल एरियाज होते हैं, मान लो आपके सामने कोई पेशेंट है, आपको वो अपनी बीमारी बता रहा है, तो आप उसका जो आप उसको इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट की ये है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है जो भी, मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आपने किसी बंदे की एमआरआई की, आपने टेस्ट लिखा कि हाँ भाई इसकी एमआरआई कीजिए या फिर सीटी स्कैन आप इसका करवाइए, तो आपने देखा कि इस बंदे के न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें हल्का फुल्का फॉल्ट है, तो आपने वो आप टेस्ट ही नहीं बोलते उनसे, तो आपको कैसे पता चलता उस बंदे की जो भी बीमारी है वो किस वजह से ऐसा बिहेवियर कर रहा है। तो टेस्टिंग से क्या होता है कि उसमें जो भी, अब फिर आपने देखा कि ओके इसके तो एमिग्डाला में दिक्कत है, तो आपका वो कंसर्निंग पॉइंट बन जाएगा, फिर आप सारा जो भी आपका फोकस है आप उसी पर करोगे। तो ये चीज़ें आपकी होती है टेस्टिंग की स्ट्रेंथ, मैंने बताई है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, लिमिटेशंस भी होती है। जैसे कुछ आपने साइकेट्रिस्ट देखे होंगे, इसमें सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है, इसकी डीमेरिट्स मैं बताऊंगी कि फैटिक फील होना, थका हुआ महसूस करते हैं, लेजीनेस कि छोड़ो यार क्या टेस्ट कल करेंगे, प्रोकास्टिनेशन, आपकी कल्चरल बैकग्राउंड होता है। जैसे कल्चरल बैकग्राउंड में क्या होता है, आप उसके बिहेवियर असेसमेंट करते हो तो वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट देगा, क्योंकि किसी कल्चर होता है ना सबका अलग अलग। जैसे किसी के कल्चर में होता है कि हाँ भाई जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम ही बोलो, तो उनको वो जब उनसे पूछेंगे कुछ तो वो उनका गलत वो देगी, मतलब गलत स्टेटमेंट देगी। उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई, वो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट आपकी नहीं देगी, जो हम क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं उसके अपोजिट देगी, और हमें पता है जो कि ये चीज़ आपकी गलत है फिर भी। तो ये इनकी लिमिटेशंस होती है, मतलब इसमें लिमिटेशंस ये होती है कि ये इंडिविजुअली के जो एक्सपीरियंस है ना, टेस्ट कभी भी इंडिविजुअली के पूरे एक्सपीरियंस जो होता है उसकी फुल पिक्चर को कैप्चर नहीं कर सकता है। ठीक है, असेसमेंट जब दोनों कहीं ना कहीं, मतलब आपके खाली टेस्ट नहीं बट हाँ टेस्ट और असेसमेंट जब दोनों आपके मिल जाते हैं तो वो इंडिविजुअली की फुल पिक्चर को आपका कैप्चर कर सकते हैं। तो असेसमेंट क्या है, असेसमेंट जैसे मैंने टेस्टिंग बताई थी, एफएस के जो पेपर होते हैं मंथली आपके, ये यूटी आपके होते हैं, उसके बाद असेसमेंट में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट की चेक होती है जैसे स्कूल्स में होता है। तो अब एक जो क्लाइंट है और क्लिनिशियन के बीच में असेसमेंट हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टीचर और स्टूडेंट का, अब हम यहाँ उस एग्जांपल को पुट करके देखेंगे क्लिनिशियन और आपके क्लाइंट के बीच में। तो देखो, असेसमेंट टेस्ट से बहुत ब्रॉडर होते हैं। पहले तो ये चीज़ें सब इसमें असेसमेंट, मान लो कि आप स्कूल में आपने देखा होगा जब सीसी पैटर्न था तो उसमें आपकी असेसमेंट, आपकी सारी इथिकल वैल्यू सब कुछ आ जाता था, ABCD वो जो कॉलम होते थे उसमें, हाँ भाई इसमें इतना है आपका, मान लो सोशल स्किल्स में, स्पोर्ट्स में, शेयरिंग में, आपकी सारा असेसमेंट होता था। तो टेस्ट से, टेस्ट में क्या होता था आपके 20 में से 19, 20 से 20 आउट ऑफ 18, तो
तो ये सारे आपका टेस्ट में होता था। तो असेसमेंट आपका टेस्ट से बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होता है, इसमें सब कुछ आता है, जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके बिहाफ पर, ठीक है। अब इसमें हम क्लाइंट की क्लिनिशियन की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसमें क्या होते हैं, हम इंडिविजुअली की मेंटल हेल्थ की जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको गैदर करके हम उसकी पूरी पिक्चर दे सकते हैं या बता सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल इंटरव्यूज़ होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि हम जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ठीक है, तो उनके साथ हम डिटेल्ड कन्वर्सेशन करते हैं। ये असेसमेंट में होता है, टेस्ट में डिटेल्ड कन्वर्सेशन हमारी नहीं होती है, असेसमेंट में आपकी डिटेल्ड कन्वर्सेशन होती है। इसमें आपके सिम्टम्स, हाँ जी, क्या आपके लक्षण हैं, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके बिहेवियर, मतलब इंडिविजुअली की पूरी हिस्ट्री आपकी होती है आपके असेसमेंट में। उसके बाद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। जब भी आप किसी का, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दी, जब भी आप किसी का असेसमेंट करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके सामने जो वो क्लाइंट है, जो भी पेशेंट है, उसकी आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेने की। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, ठीक है, कितने दिन तक हुए हो, कितने, मतलब कुछ क्रॉनिक आपको डिजीज़ थी तो आपकी स्कूल की रिपोर्ट्स, स्कूल में कैसे थे, या फिर कुछ और भी रिलेवेंट जो हमारी पास्ट इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपके असेसमेंट में ही आती है, क्योंकि असेसमेंट में ओवरऑल आपका वो होता है ना डायग्नोस, तो ये आपका असेसमेंट में आती है। उसके बाद आपका बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, इसमें आपका बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन बहुत होता है, यानी आपको ध्यान देना होता है कि इंडिविजुअली के बिहेवियर पर, जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका असेसमेंट में होता है। असेसमेंट में आप पूरी की पूरी जो पिक्चर होती है उसको आप पेंट कर सकते हैं, फिर आप अपने बिहाफ पर उस बंदे की जो भी बीमारी होती है उसका आप एक पूरी पिक्चर माइंड में बना सकते हैं, फिर उसके थ्रू आप DSM-5 के थ्रू उसमें आपके जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी आप थेरेपीज़ है, वो आप उनसे दे सकते हो। बट असेसमेंट में हमेशा ध्यान रखना आपकी पास्ट रिकॉर्ड पेशेंट का होना चाहिए। उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होता है, पुटिंग इट टू ऑल गैदर, आपने जो भी टेस्ट लिए, आपने जो भी असेसमेंट किया, आपके पास जो भी पेशेंट का पास्ट रिकॉर्ड था, तो इसमें आप सबको एक साथ रखिए। फिर इसमें क्या होता है कि आप, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस है ना, मैंने टॉपिक क्या था हमारा, टेस्टिंग मैंने बता दिया है, असेसमेंट मैंने बता दिया है, और अब हमारा टॉपिक क्लिनिकल प्रैक्टिस है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस है, इसमें बेसिकली आपका ये चीज़ें होती हैं कि इसमें जो भी नॉलेज होती है उसको आप, जो भी आपने नॉलेज ली उसको, वो एप्लीकेबल, और जो भी आप स्किल सीखते हैं वो आपका एप्लीकेबल होना चाहिए, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस में ये होता है ना कि आप थियोरेटिकल चीज़ों को सीखो और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ करो। तो ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस था, डायग्नोस करना, उसको इंडिविजुअली को स्पॉट करना, फिर एक उसमें पूरी ट्रीटमेंट प्लानिंग बनाई जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी, फिर आप उसकी नीड देखोगे, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी थेरेपी, उसका इन्वायरमेंट, उसका जो भी आपको उस प्रैक्टिसेस करती हैं, तो वो सारी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती, क्योंकि आपने पहले टेस्ट लिया, उसके बाद आपने असेसमेंट लिया। अब उसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होते हैं, टेस्ट और असेसमेंट के बाद आप देखते हो कि हाँ भाई इसके लिए ये आपकी क्या बोलते हैं, थेरेपी बेस्ट रहेगी, ये डिसऑर्डर है, इसमें ये सिम्टम्स हैं, तो इस सिम्टम्स के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपकी थेरेपीज़ है, ओके। तो ये आपका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो भी आपने रिकॉर्ड था इंडिविजुअली का, उसके बिहाफ पर आप उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये तो क्लिनिकल प्रैक्टिस था। अब मैं आपको बुक की लैंग्वेज में बताती हूँ, बुक ने क्या बोल रखा है। ये मेरी रिसर्च थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो उसके बाद आपके आती है, जैसे बुक में बोल रखा है कि 98 के टाइम पर, 1980 के टाइम पर स्टडी का है,
ये रहा, ये बुक की लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। वैसे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि यहाँ पे टेस्टिंग, असेसमेंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस क्यों है, क्या होती है और क्यों होती है और कैसे होती है। वो इन क्वेश्चंस का जवाब मैंने आपसे दे दिया है, ओके, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। अब मैं बुक की लैंग्वेज बताती हूँ। उन्होंने बोला है कि 98 के टाइम पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इवैल्यूएशन, टेस्टिंग, असेसमेंट पर बहुत फोर्स किया। रिसर्च, अब असेसमेंट आपको पता चल गया होगा, टेस्टिंग आपको पता चल गया होगा ये क्या होती है, अब आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो रिसर्च ने कहा कि असेसमेंट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, और इन प्रेजेंट ब्रॉडली टेस्टिंग का भी यूज़ होता है। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। असेसमेंट में आपका टेस्ट का यूज़ किया जाता है, लाइक स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, MMPI-2 होता है, ये बहुत पॉपुलर टेस्ट है, इंटेलिजेंसी टेस्ट, MMPI-2 टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके उन्होंने बताया है कि न्यू टेस्ट जो टेक्नोलॉजी है ये भी अब आपकी ये भी आ रही है, जो ये न्यू टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज है। तो इसमें इन्होंने बताया है सभी रिसर्च ने कि असेसमेंट इज मोर पावरफुल देन टेस्टिंग। तो क्लिनिशियन भी ना टेस्टिंग पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनका मानना ये है कि असेसमेंट आप कर रहे हो ना, तो असेसमेंट में ही आपकी टेस्टिंग आ जाती है। तो ये आपकी क्लिनिशियन भी इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। और तो मैं किस पर आपको बता रही थी कि क्लिनिशियन जो होते हैं वो टेस्टिंग पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। वो टेस्टिंग पर, हाँ, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर वो फोकस करते हैं। वो भी क्यों इम्पोर्टेंट है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट एक्टिविटी फॉर प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियंस। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो उनका तो मानना ये है क्लिनिशियन का, असेसमेंट में ही आपकी टेस्टिंग हो जाती है। और प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियंस क्या होते हैं कि उनके पास एक पेशेंट है, उस पेशेंट की सारी ऑब्जर्वेशन, पास्ट रिकॉर्ड उसके क्लिनिशियन के पास है उस पेशेंट का। तो उनकी ऑब्जर्वेशन, उसके पेशेंट के जो पास्ट रिकॉर्ड के बिहाफ पर जो वो टेस्टिस देते हैं, जो भी वो अपनी ट्रीटमेंट देते हैं, अपनी जो टेस्ट असेसमेंट के बिहाफ पर जो भी उन्होंने किया, उनको ही हम प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियन बोलते हैं। बेसिकली वो उनको ट्रीटमेंट आपके देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अब जैसे वेड एंड बेकर है, उन्होंने बोला 1977 में सर्वे किया, 85% से ज़्यादा प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियंस ने टेस्ट का यूज़ किया और उनके ट्रीटमेंट के जो टाइम था, यानी इन्होंने बोला है ओवर 1/3 ऑफ देयर थेरेपी टाइम वाज डिवोटेड टू टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन। उन्होंने बोला कि उनके ट्रीटमेंट के टाइम का 1/3 टाइम उन्होंने इवेल्युएशन और टेस्टिंग में दिया। किस में दिया? इवेल्युएशन और टेस्टिंग में, जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया। क्योंकि ट्रीटमेंट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा, मान लो कि क्लिनिशियन, मेरे पास एक पेशेंट है, मैंने उसका सारा असेसमेंट किया, असेसमेंट के बाद मैं उसका अब ट्रीटमेंट दूंगी, तो उस टाइम पर मेरा आपका जैसे मान लो कि 1/3 आपको जो टाइम है वो मैं आपको इवेल्युएशन और टेस्टिंग से दूंगी, बाकी जो 2/3 टाइम है वो मैं आपका असेसमेंट से दूंगी, ओके। अब उसके बाद जैसे मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लिनिकल टेस्ट है, उनको 3 उसमें डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअली टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बाद आपका न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, ओके। उसके बाद बैचलर इंटेलिजेंसी स्केल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WISC थर्ड एंड WAISC थर्ड बोलते हैं। ये स्टैनफोर्ड बाइनेट के जनरल मेंटल एबिलिटी, जो हमारा बीने था बेसिकली, उनकी जनरल मेंटल एबिलिटी फेमस टेस्ट है। ये 2 काम करती है। नंबर 1, जनरल मेंटल एबिलिटी का इवेल्युएशन करती है, ठीक है। ये 2 काम करती है। सबसे पहले कि वो जो जनरल मेंटल एबिलिटी होती है उसका इवेल्युएशन करती है। मान लो कि अक्सर क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। मान लो कि आपने देखा होगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो एक तो आपका होता है स्पेसिफिक पार्ट, जिसमें आपकी कमांड होती है। वो स्पेसिफिक किसी की साइंस में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, साइकोलॉजी में है, फिलोसफी है, तो सबकी अलग अलग उनकी
जनरल एग्ज़ाम्स, चाहे वो किसी को फिलोसफी अच्छी लगे या साइकोलॉजी अच्छी लगे, वो सबको ही आपका देना पड़ेगा। तो वो जो एग्ज़ाम होता है बेसिकली वो जनरल, हम उसमें मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं। तो इसमें भी यही बोला है कि जो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल था उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी का इवैल्यूएशन होता था। क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये टेस्ट। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जो बंदे का बिहेवियर होता है उसके माइंड की इंटेलेक्चुअलिटी फैकल्टी होती है उसमें कमी के कारण होता है मोस्ट ऑफ। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई इसका बिहेवियर पता नहीं कैसा अजीब सा है, रूड बिहेवियर है बहुत ज़्यादा, इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा काम है। तो ये मानते हैं जो साइकोलॉजिस्ट है कि बंदे का जो बिहेवियर होता है ना, कभी कभी जो माइंड की जो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी फैकल्टी होती है उसमें उसकी कमी के कारण भी ऐसा बिहेवियर हो सकता है। उसके बाद आपका जो सेकंड है वो सेकंड क्या है, उन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो इन्होंने जनरल टेस्ट दिए, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा इन्होंने इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट दिए कि देखो हर एक इंडिविजुअली का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना टेस्ट देंगे। लाइक किसी का फिलोसफी है, किसी का आपका साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो इंडिविजुअली इंटेलिजेंसी टेस्ट है वो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें क्लाइंट से चाहते हैं कि उनके रिस्पॉन्स में जो भी उस इंडिविजुअली का बिहेवियर है उसको हम ऑब्जर्व करने का अवसर प्रदान करते हैं। अपॉर्चुनिटी हम उनको देते हैं। मान लो कि मैं टेस्ट दे रही हूँ साइकोलॉजी का, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उसमें मेरी 200 नंबर की साइकोलॉजी है, तो उसमें हम एक स्पेसिफिक है। अब वो क्या पता दूसरे बंदे को फिलोसफी पसंद है, उसका इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से करूँगी। तो वैसे ही हमारे क्या होता है, हम अपने क्लाइंट को एक स्पेसिफिक एक इंडिविजुअली इंटेलिजेंसी टेस्ट देते हैं। उसको हम वो इसलिए देते ताकि हमें इससे इंडिविजुअली के जो बिहेवियर है वो हम ऑब्जर्व कर सके कि उसको कितनी क्या बोलते हैं उसको स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट उसकी कितनी नॉलेज है, वो एक सब्जेक्ट की बात है। बट यहाँ हमारी क्लाइंट और क्लिनिशियन के बीच की बात है। तो इस इंडिविजुअली इंटेलिजेंसी टेस्ट से हम जो भी क्लाइंट है, जो भी पेशेंट है, उसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये बेसिकली जो भी वो क्लाइंट है, सब्जेक्ट है, जो भी एक्सवाइजेड, उसकी परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, उसकी कितनी मैच्योरिटी है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं आपकी इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी टेस्ट में। उसके बाद आपका रोसार्ज और आपका ये क्या बोलते हैं, आपका रोसार्ज और आपका थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, MMPI मीन्स मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, 3 मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी टेस्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन भी आता है कि आपके सबसे 3 मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी टेस्ट कौन सी है, तो आपको बताने नंबर 1 MMPI, बहुत ज़्यादा ये आपकी क्लोजली एसोसिएट होते हैं, ये मैं आपको अदर नॉलेज बता रही हूँ। आपकी साइकोपैथोलॉजी जो डायग्नोज है, जो भी हमारे डायग्नोज करते हैं उसके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्नोज करने में साइकोपैथोलॉजी की MMPI। उसके बाद टेट, ये हमारे जो भी जो मोटिव्स होते हैं, जो ड्राइव्स होते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं। मान लो कि आपको एक पिक्चर दे देंगे, बहुत मतलब जिगजैग से पिक्चर, आपको बोल देंगे कि हाँ भाई थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ऐसे इंक ब्लॉक टेस्ट होता है कि हाँ भाई आपको क्या दिख रहा है। तो फिर मान लो कि उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होंगी, उसमें लायन की, टाइगर की, आपको पता नहीं क्या क्या दिखेंगे। तो उसमें वो बोलता है कि हाँ भाई मुझे इसमें जेब्रा देख रहा है, तो फिर जो वहाँ साइकोलॉजिकल जो टेस्ट उन्होंने बनाया है वो जेब्रा दिख रहा है, तो इससे बंदा क्या सोच रहा है, उसके क्या थॉट्स है, उसके लाइन दिख रहा है, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी बताते हैं। तो ये सारे आपके इसमें टेस्ट में आते हैं। रोसार्स में क्या होता है, इसके बहुत
जिसको बोलते हैं वैरायटी ऑफ पर्पस। इसमें जो असेसमेंट होता है बेसिकली स्पेसिफिक पर्सनैलिटी जो ट्रेड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हर एक पर्सनैलिटी में कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं कि हाँ भाई मान लो कि मैं आपको एक टेस्ट देती हूँ वैसे ही एवे, तो अब मैंने देखा कि यार इस बंदे की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो रिसर्च क्या है कि उसमें फिर वो इंग्लिश मैंने देखा कि इसकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो जो इंग्लिश अच्छी है तो उसके बिहाफ पर हम उनको आगे गाइड करेंगे कि देखिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम उनको काउंसलिंग करेंगे कि आप इस सब्जेक्ट में अपना कैरियर बनाओ। आपकी साइंस बहुत अच्छी है, तो आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाओ। तो ये आपका होता है रिसर्च में, ठीक है। फिर बेंडर, गेस्टोल्ट एंड ल्यूरिया नेहर्स का न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी, ये आपके जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, दिमाग से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं, वो उनको आपका, जैसे इन्होंने बोला है ना कि डायग्नोस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो उनका डायग्नोस करता है आपका बेंडर गेस्टाल्ट। बेंडर गेस्टाल्ट जो होता है डायग्नोस्टिक आपका होता है पर्पस, जो भी आपके जैसे जो भी आपकी सेंसेशन, परसेप्शन, इनसे जो भी आपके जो डिस्फंक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड आपका ये असेसमेंट आपके करते हैं। नैब्रस का बैटरी, इसमें क्या वो होता है, इसमें आपकी मोटर जो स्किल्स होती है, आपकी जो भी इंटेलेक्चुअलिटी होती है, लाइक आप अटेंशन किसी चीज़ पर अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, आपको ADHD है, अटेंशन आपका अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, आप मेमोरी आपकी मतलब लॉस हो रही है, तो ये सारे आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में आते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग, आपकी मोटिवेशन, ये सारी ही आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में आती हैं। तो ये आपके जो ब्रेन के पोर्शंस है उसको कहीं ना कहीं इनमें कमी होती है आपकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी में, तो वो कहीं ना कहीं मतलब आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन का जो स्पेसिफिक पोर्शन है उसके डैमेज होने की संभावना है। यानी मतलब इन सिंपल सी बात है कि कोई बंदा है उसके अटेंशन स्पेन में कमी है, वो अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं ग्रैब कर पा रहा है, ठीक है, या फिर वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बार बार जैसे बोलते हैं ना कि वो एक लो मोटिवेटेड फील करता है, मोटिवेशन उसके अंदर है नहीं, ठीक है, इंटेलिजेंसी उसके अंदर है नहीं, वो अच्छे तरीके से लोगों के साथ अटैच नहीं रह पाता है, रिवोल्ट बिहेवियर है, तो ये क्या बोलते हैं कि ये अफेक्ट डाल सकते हैं उसकी इंटेलेक्चुअलिटी फैकल्टी पर, ठीक है। और ये इससे क्या पता लग सकते हैं जो क्लिनिशियन होते हैं कि हाँ भाई ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है वो आपका डैमेज हो चुके हैं या हो सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हमारे यही ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी कवर इन नेक्स्ट वीडियो।